द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और ये रीजनिंग के प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश में आगामी सुपर टेट की परीक्षा और जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। आज हमारे पास जो रीजनिंग के प्रश्न हैं ये प्रैक्टिस सेट 5 के प्रश्न हैं। हम लोग घटना चक्र के बुक से जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों को सॉल्व कराया जाता है। उन 50 प्रश्नों में जो रीजनिंग के प्रश्न होते हैं उनकी अलग से वीडियो बनाई जाती है, क्योंकि रीजनिंग के प्रश्नों को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, थोड़ा एक्सप्लेन करने में समय ज्यादा लगता है, इसलिए रीजनिंग के प्रश्नों की एक अलग से वीडियो बनाई जाती है। तो जो भी हमारे पास प्रश्न है ये आपके उसी प्रैक्टिस सेट 5 के प्रश्न हैं। यदि आपने प्रैक्टिस सेट 5 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट 5 देख सकते हैं, और जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग रीजनिंग का पहला प्रश्न और प्रैक्टिस सेट 5 का 44 नंबर का प्रश्न स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस प्रश्न में क्या दिया गया है। ये अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है। यहाँ पर 16 लिखा है, अनुपात के निशान 26 लिखा है, और उसके बाद समानुपात के निशान है यहाँ 36 लिखा है। फिर अनुपात का निशान लगा के आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, और ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो जरा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर हमारा 16 है, अनुपात के निशान 26 है, और फिर समानुपात के निशान यहाँ पर हमारा 36 है, और फिर आगे क्या आएगा ये आपको बताना है। अगर हम लोग इसमें साधारण स्तर से दिमाग लगाएं, ये 16 है, यहाँ 10 जोड़ेंगे 26 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 36 है, 36 में 10 जोड़ेंगे 46 होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार का दिमाग लगाने से कोई भी विकल्प हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। वर्ग या घन वाली जब जोड़ने घटाने से कोई चीज ना समझ में आए तो उसमें वर्ग या घन के बारे में सोचना चाहिए। इस 16 के बारे में सोचिए, 16 क्या लिखा है, ये 4 का वर्ग लिखा है। ठीक है, 4 का ये वर्ग लिखा गया है। तो 4 का वर्ग यानी 4 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है, 5 आती है। तो 5 का वर्ग ये होना चाहिए, लेकिन ये 5 का वर्ग नहीं है, 5 का वर्ग 25 होता है। 25 में 1 जोड़ना है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाते हैं। 16 4 का वर्ग होता है, लेकिन 26 में क्या है कि 4 के आगे वाली संख्या 5 आती है, तो 5 का वर्ग करना है, उसमें 1 जोड़ देना है। 5 का वर्ग 25 और 1 जोड़ देंगे 26। सेम यही काम यहाँ करना है। 6 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा, 36 क्या होता है, 6 का वर्ग होता है। अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या होगी 6 के बाद आगे की संख्या क्या होती है, 7, यानी 7 का वर्ग करना है और उसमें 1 जोड़ देना है। तो 7 का वर्ग करेंगे 49 आएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50। और 50 आपके विकल्प में है, हाँ है, यानी कि ये वाला जो हमने अपना दिमाग लगाया ये बिल्कुल सही है। तो बहुत सारी चीजें प्रश्न को पढ़ने से मन में आती हैं, जोड़ना है, घटाना है, या वर्ग करना है, या घन करना है, तो जिस हिसाब से आपका आंसर आ जाए वही आपका सही रहता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। यहाँ पर हम लोग जो रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व करेंगे उसे यह मानकर सॉल्व करेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है। क्लियर, बाकी के जो लोग यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं या फिर बैंकिंग की तैयारी करते हैं, वो लोग भी बीएड किए हुए होते हैं और शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरते हैं, तो ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, तो उनके लिए ये रीजनिंग के प्रश्न तो बहुत ही आसान होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मान के आपको ये प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे कि आपको ज्यादा रीजनिंग में कुछ आता नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने 45 नंबर के प्रश्न पर। तो 45 नंबर का प्रश्न कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न है और बहुत ही अच्छा ये प्रश्न होते हैं। इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2 कथन आपको दिए गए हैं, 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को हमें चुनना है। चलिए कथन को पढ़ते हैं। भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है। तो जो इंपॉर्टेंट शब्द है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट शब्द भारत है, दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द है औद्योगिक राष्ट्र। भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है। कथन में ये पहली लाइन थी, दूसरी लाइन क्या है, प्रदूषण औद्योगिकरण से संबद्ध समस्या है। औद्योगिकीकरण से संबद्ध समस्या कौन है, प्रदूषण। यानी प्रदूषण क्यों होता है, औद्योगिकीकरण के कारण होता है। तो कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्नों में एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो कथन में कहा जा रहा है उसी हिसाब से आपको आंसर देना है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब निष्कर्ष हम लोग पढ़ते जाएंगे, जो सही होगा सही के निशान, जो गलत होगा उसके आगे गलत के निशान लगाते जाएंगे। पहला निष्कर्ष, सभी औद्योगिक केंद्र प्रदूषित होते हैं। देखिए भैया इसमें क्या लिखा है, सभी
सभी औद्योगिक केंद्र प्रदूषित होते हैं, ऐसा आपके कथन में नहीं कहा गया है। भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, यानी भारत औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, पहला कथन ये है। दूसरे में यह है कि औद्योगिकीकरण के कारण क्या होता है, प्रदूषण होता है। ठीक है, प्रदूषण इसकी एक समस्या है, इसके बारे में बताया जा रहा है। ये कंफर्म नहीं है कि जहां औद्योगिकरण होगा वहां प्रदूषण ही होगा। ये सभी वाला जो यहाँ पर सभी लिख दिया गया है ना, ये आपको गलत कर रहा है। औद्योगिक केंद्र जो होते हैं कुछ प्रदूषित हो सकते हैं, हो सकता है कुछ प्रदूषित ना भी हो, क्योंकि सभी के बारे में कथन में नहीं लिखा गया है। इस प्रकार ये वाला विकल्प जो है पूरी तरीके से गलत है। आगे बढ़ते हैं। भारत प्रदूषित है, ये दूसरे नंबर पे आते हैं। भारत प्रदूषित है, तो भारत प्रदूषित है ये तो कहीं आपके कथन में लिखा नहीं गया है। भारत औद्योगिक राष्ट्र है ये लिखा गया है, और प्रदूषण औद्योगिकरण की समस्या है, यानी औद्योगिकरण से प्रदूषण हो सकता है, ये आपको लिखा गया है। तो भारत औद्योगिक राष्ट्र है ये लिखा गया है, प्रदूषित है ये कहीं नहीं लिखा है। इस प्रकार विकल्प 2 भी गलत हो सकता है। अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो एक बार शांत मन से इस प्रश्न को पढ़िए और अपना दिमाग लगाइए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तीसरे नंबर पे आते हैं। प्रदूषित राष्ट्र औद्योगिक हैं, यानी कि जो प्रदूषित राष्ट्र हैं वही औद्योगिक हैं, ये भी गलत है, क्योंकि औद्योगिक भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, ये कथन एक है। देन औद्योगिकरण प्रदूषण से संबंध समस्या है ये कहा जा रहा है, यानी औद्योगिकरण से प्रदूषण होता है ये कहा जा रहा है, लेकिन सभी औद्योगिक राष्ट्र प्रदूषित हैं ये कहीं नहीं कहा जा गया है। इस प्रकार ये दूसरा ये तीसरा वाला जो आपको लिखा गया है निष्कर्ष, प्रदूषित राष्ट्र औद्योगिक होते हैं, यानी कि जो औद्योगिक राष्ट्र हैं वो सारे प्रदूषित होते हैं, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है आपके कथन में, तो ये पूरी तरीके से गलत है। अब आते हैं लास्ट चौथे नंबर पे। भारत प्रदूषित हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। क्यों? भारत एक औद्योगिक राष्ट्र है, ठीक है, औद्योगिक राष्ट्र पे पहुंच गए, और प्रदूषण औद्योगिकरण की समस्या संबंध है, यानी कि औद्योगिकरण जहां पर होगा वहां पर प्रदूषण हो सकता है। देखिए ये सकता है वाली कहानी जो लिखी गई है ना, ये बिल्कुल सही बैठ रही है। भारत प्रदूषित हो सकता है, अगर यहां लिखा जाता कि भारत प्रदूषित है तब ये भी गलत होता। प्रदूषित नहीं है, प्रदूषित हो सकता है। तो ये कथन 1 और 2 को अगर मिला दें तो ये जो निष्कर्ष चौथा वाला बन रहा है ये बिल्कुल सही बन रहा है। अब विकल्प को छांट लीजिए, आपका कौन सा सही है, सिर्फ चौथा सही है। तो केवल चौथा उपयुक्त है, ये किस विकल्प में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो ये कथन निष्कर्ष वाले जो प्रश्न होते हैं ये किसी के समझाने से समझ में नहीं आता है, इसको आप अपने मन से समझेंगे, अपने दिमाग का इसमें इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बस इसमें एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कि आपने औद्योगिकरण एक समस्या होती है ऐसा पढ़ लिया तो फिर उसके बारे में सोच रहे हैं कि जहां औद्योगिकरण होगा वहां समस्या होगी, वहां प्रदूषण होगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो कथन में लिखा गया है सेम उसी के आधार पर आपको आंसर देना है, भले ही कथन गलत ही क्यों ना लिखा गया हो। ठीक है, ये तो आसान प्रश्न था, बाकी के आगे आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसमें बहुत घुमा फिरा के बातें को कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 46 नंबर के प्रश्न पर। देखिए ये जो ABCD वाले प्रश्न होते हैं इनके बारे में आपको बताया था कि एग्जाम शुरू होने से पहले जो आपको रफ सीट मिलेगी उस पर आप ABCD लिख लीजिएगा, और शुरू से यानी कि नंबर 1 से ABC से 1 2 3 4 करते हुए नंबरिंग डाल लीजिएगा, और उल्टे क्रम में भी यानी Z को 1 मानकर उल्टे क्रम में भी 1 2 3 4 करके नंबरिंग डाल लीजिएगा। ये कब करना है, एग्जाम शुरू होने के पहले, जब रफ सीट मिलती है आपको 5-10 मिनट पहले तभी करना है। और हाँ एक चीज और, रीजनिंग लगाते समय बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ टीचर आपको बताएंगे कि रट लो, 10वें नंबर पे क्या आता है अल्फाबेट में, 14 नंबर पे क्या आएगा, 26 नंबर पे क्या आएगा, 25 नंबर पे क्या आएगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में भैया कुछ रटने की जरूरत नहीं होती है। रटने के लिए आपका सामान्य ज्ञान बहुत बड़ा सिलेबस है, वहां पर जितनी बुद्धि विवेक लगा के रटना है रटते रहिए। तो इस 46 प्रश्न में हम लोगों ने आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए ABCD यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया है, बढ़ते हुए क्रम में भी नंबरिंग कर लिया है और घटते हुए क्रम में भी हम लोगों ने नंबरिंग कर लिया है। ठीक है, तो अब हमें इसका उपयोग करना है। देखिए विकल्प 1 में लिखा है MSY, विकल्प बी में KQWRXC और DJP। तो MSY पर ध्यान देते हैं। M कहां पर है भैया, M यहाँ आपका, एक मिनट, M आपका यहाँ है। M के आगे आपको S पर जाना है, M से S पे जाना है,
फिर एस से वाई पे जाना है, ठीक है। तो एम पर जब एस से जाएंगे तो एम के आगे एस कितनी दूर है, 1 2 3 4 5 और 6 कदम दूर है, यानी कि पहले हम गए +6। अब एस से किस पे जाना है, वाई पे जाना है। तो एस से आगे बढ़िए, 1 2 3 4 5 और 6, तो यानी +6। तो हमें एक बार +6 आगे बढ़ रहे हैं। अब के क्यू डब्ल्यू पर ये के क्यू डब्ल्यू पर आइए, तो के से पहले क्यू पर जाना है, के से क्यू पर जाइए। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि +6 यहां भी आया। अब क्यू से डब्ल्यू पर जाइए, तो 1 2 3 4 5 6, तो +6 यहां पर भी आ रहा है। क्लियर। अब सॉरी, खांसी बहुत ज्यादा हो गई है। अब आर से एक्स पर जाइए, विकल्प सी पर आते हैं। इसमें जो विपरीत होगा वही हमें चुनना है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बिल्कुल सेम आ रहे हैं, ऑप्शन सी पर चलते हैं। आर से एक्स पर जाते हैं, तो आर हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, एक्स पर जाना है। 1 2 3 4 5 6, +6 यहाँ पर भी है। अब एक्स से सी पर जाना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर सिर्फ आपका 5 आ रहा है। सॉरी, ये ऑप्शन नंबर डी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको अगर आप चेक कर लेंगे तो भी आपका यहाँ पर कितना रहेगा, यहाँ पर आपका 6 रहेगा और यहाँ पर प्लस आपका 6 रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, ऑप्शन नंबर सी को चेक किया और सी में जो ऑप्शन था वो +6 और +5 आ रहा है, जबकि ऊपर वाले दो विकल्प बिल्कुल सेम हैं। तो अगर ये विकल्प आप डी चेक नहीं करेंगे तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल विपरीत शब्द है, इसमें एक निश्चित क्रम नहीं बन रहा है, बाकी के सारे विकल्पों में निश्चित क्रम बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी चेक करना क्यों नहीं आवश्यक है, क्योंकि ए और बी बिल्कुल सेम है, सी आपका बिल्कुल अलग है, तो स्वाभाविक सी बात है डी आपका बिल्कुल सेम ही होगा, ये डिफरेंट नहीं हो सकता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी डिफरेंट है इन चारों विकल्पों में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, इसमें एक निश्चित क्रम नहीं बन रहा है, बाकी के सारे विकल्पों में एक निश्चित क्रम बन रहा है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जो लोग यूपी SSS की तैयारी करते हैं या फिर SSC की तैयारी करते हैं वो लोग इस प्रश्न को बहुत ही आसानी तरीके से लगा सकते हैं, मौखिक सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अपने तरीके से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, यदि 16 मार्च को रविवार है तो 16 मार्च का जो दिन है, ध्यान रखिएगा ये क्या है, रविवार है, ठीक है। तो उस माह में कितने शनिवार और कितने सोमवार हैं ये आपको बताना है, और नीचे आपके 4 विकल्प लिखे गए हैं। तो आपको पता है एक जो सप्ताह होता है 7 दिन का होता है, 7 दिन हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये महीना किसका है, ये महीना मार्च का है। तो मार्च में टोटल कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, ये तो सबको पता है। तो 16 तारीख के आगे अगर हम लोग 7 दिन बढ़ेंगे तो 16 के आगे 7 दिन आगे कौन सी गिनती आएगी, कौन सी तारीख आएगी, तो वो आएगी 23, यानी कि 23 तारीख को भी आपका क्या रहेगा, रविवार रहेगा। तो 23 के आगे 7 दिन बढ़ेंगे तो हो जाएगा 30 तारीख, 30 तारीख को भी क्या रहेगा, रविवार रहेगा, ठीक है। और अभी यहाँ पर 31 तारीख है। अब 16 तारीख के पीछे आइए, 7 दिन पीछे आना है। तो 16 से 7 दिन पीछे आएंगे तो तारीख मिलेगी 9 तारीख को कौन सा दिन रहेगा, रविवार, क्योंकि 7 दिन पीछे आएंगे तो सेम वही तारीख मिलती जाएगी। 9 तारीख की 7 दिन पीछे आएंगे तो मिलेगी 2 तारीख, 2 तारीख को भी क्या रहेगा भैया, रविवार, क्योंकि 7 दिन बाद सेम वही दिन आता रहता है, ठीक है। ये बिल्कुल साधारण तरीके से करना है। अगर आपने कुछ भी कैलेंडर नहीं पढ़ा है फिर भी आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं। तो अगर 2 तारीख को रविवार है, इसका मतलब 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, 1 तारीख को आपका होगा शनिवार, रविवार से पहले आता है शनिवार, ठीक है। तो 1 तारीख को तो आपका शनिवार होगा, और 2 तारीख को रविवार है, तो 3 तारीख को कौन सा दिन होगा, 3 तारीख को आपका रहेगा सोमवार, क्लियर। अब सोमवार और शनिवार कहाँ है आपको पता चल गया, शनिवार 1 तारीख को है, सोमवार 3 तारीख को है। तो पहले हम लोग शनिवार वाला निकाल लेते हैं, शनिवार कितने दिन आएगा। तो शनिवार देखिए 1 तारीख को शनिवार है, ठीक है। अगला शनिवार कब आएगा, 7 दिन बाद, तो 1 में 7 जोड़ेंगे क्या आएगा, 8। अगला शनिवार 7 दिन बाद, तो 8 जोड़िए 15 तारीख को। अगला शनिवार 7 दिन बाद, 7 जोड़ेंगे 22 तारीख। अगला शनिवार 7 दिन बाद, 22 7 में जोड़ेंगे कितना, 29 तारीख। अब 7 जोड़ेंगे तो अगला महीना आ जाएगा, ठीक है। इसलिए अब शनिवार नहीं आ सकता, शनिवार कितना हो गया आपके 5,
तो 5 शनिवार ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों आपका सही हो सकता है। अब सोमवार पे ध्यान देते हैं, सोमवार कितना पड़ेगा आपका। सोमवार कौन सबसे पहले सोमवार कहाँ पड़ रहा है, 3 तारीख को पड़ रहा है। तो 3 तारीख को सोमवार, इसमें 7 जोड़ेंगे 10 तारीख को सोमवार, 10 में 7 जोड़ेंगे 17 तारीख को सोमवार, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24 तारीख को सोमवार, 24 में 7 जोड़ना है 31 तारीख को सोमवार, क्योंकि ये महीना 31 तारीख का था, मार्च 31 दिन का होता है। तो सोमवार भी 5, शनिवार भी 5, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। 5 शनिवार और 5 सोमवार उस मार्च के महीने में होंगे। तो बहुत ही डिटेल में समझाया गया है, उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर के प्रश्न पर, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही छोटा सा आपको ये प्रश्न है। एक आदमी है जिनका नाम है समयपाल, समयपाल नाम के कोई आदमी थे। इन्होंने श्री चोपड़ा को बताया, क्या बताया, मेरठ के लिए बस हर आधे घंटे बाद जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आधे घंटा लिखा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधे घंटे बाद भैया मेरठ के लिए बस निकलती है, अगर आपको मेरठ जाना है तो आधे घंटे में निकल जाओ। पिछली बस अभी 5 मिनट पहले गई है, तो 5 मिनट पहले अभी अभी बस निकल गई, ये इसके कहने का मतलब है। अगली बस कब जाएगी, अगली बस जाएगी 2:20 पर अगली बस जाएगी। ठीक है, समयपाल ने श्री चोपड़ा को यह सूचना लगभग कितने समय पर दी थी। तो जब समयपाल बता रहे थे श्री चोपड़ा को कि अभी अभी 5 मिनट पहले बस निकल गई है, तब घड़ी में कितना बज रहा था, यही आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगली बस कब जाएगी भैया, अगली बस जाएगी 2:20 पे जाएगी, यानी कि पिछली बस कब गई होगी, पिछली बस जाती है आधे घंटे पहले, तो 2:20 से जब आधा घंटा घटाएंगे तो कितना समय रहा होगा, 1:50। 1:50 पे बस निकल चुकी। तब श्री चोपड़ा वहां पहुंचे, समयपाल ने उन्हें बताया कि भैया आधे आधे घंटे पर बस जाती है, यानी कि 1:50 पे बस निकली है, अब अगली बस 2:20 पे जाएगी, और पिछली बस 5 मिनट पहले निकली है, 5 मिनट पहले निकली है, यानी कि अभी समय कितना हो रहा है, 5:55। 5:55 पे जब ये भाई साहब इन्हें बताएंगे तभी तो ये कह पाएंगे कि भैया अभी अभी 5 मिनट पहले बस निकली है, और अब अगली बस क्योंकि आधे घंटे के अंतराल पे जाती है, इसलिए अगली बस 2:20 पे जाएगी। तो ये कब समय हो रहा है, अभी अभी जो ये वार्तालाप हो रही है, ये बता रहे हैं कितने बजे बता रहे हैं, 1:55 अपराह्न। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ज्यादा इसमें सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। ये भी आपके ABCD वाले प्रश्न हैं। इनमें आपको बताया गया है कि जब भी इस प्रकार के प्रश्नों को करना है तो आपको ABCD लिखी होनी चाहिए, उस पर नंबरिंग भी होनी चाहिए, आगे से भी और पीछे से भी। तो 49 नंबर के प्रश्न पर हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया है, अब इसका आंसर देंगे तो बहुत ही जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। पहले इसको लिख लेते हैं। हमें क्या लिखना है, किसी विशिष्ट कोड में लाइट को ये शब्द लिखा जाता है, तो साउंड को क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है। पहले हम लोग लाइट लिख देते हैं, LIGHT। लाइट को क्या लिखा जाता है, KHF और G और S, ये लिखा जाता है। अब इसमें क्या रिलेशन है ये आपको देखना है, प्रत्येक शब्द में क्या रिलेशन है ये आपको देखना है। तो L से यहाँ पर K गए हैं, पहला शब्द L है, ठीक है, और यहाँ पहला शब्द K है, तो L से इन्होंने K बनाया है। तो L से K कैसे बनाएंगे, देखिए L यहाँ पर है और K यहाँ पर है, यानी एक पीछे। तो L से K बनाने के लिए एक पीछे जाना पड़ेगा। I से H बनाने के लिए I यहाँ पर है, H यहाँ पर है, तो एक पीछे यहाँ पर भी जाना पड़ेगा। और G से F बनाने के लिए आपको एक पीछे यहाँ पर भी जाना पड़ेगा। अब आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको इनका क्रम समझ में आ गया है कि एक एक शब्द पीछे लिख देना है। तो SOUND में देख देख के ये आपका अल्फाबेट लिखा है, देख देख के एक एक शब्द पीछे लिखते जाइए। S पहला शब्द है, इसके पीछे क्या आता है, इसके पीछे मतलब पहले, तो S के पहले R आता है, O के पहले क्या आता है, O के पहले आपका N आता है, U के पहले क्या आता है, U के पहले एक मिनट, हाँ U के पहले क्या आता है भैया, U के पहले T आता है, N के पहले क्या आता है, N के पहले M आता है, और D के पहले क्या आता है, D के पहले C आता है। तो ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। ये कहाँ पर आपको मिल रहा है, RNT MC
RNTMC ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। इस प्रकार विकल्प ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो बिल्कुल आसान तरीके से इन रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व कराया गया है। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आज की इस रीजनिंग के लेक्चर में हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के लेक्चर के लिए हम लोग अपनी अगले वीडियो बनाएंगे। अगर आपके मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती अथवा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी यह लेक्चर आप शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।